अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। हमारा आज का मौजू या आप ऐसे कहें कि हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि क्या रोमांटिक एज वाकई एज ऑफ पोइट्री है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कंसिडर अबाउट दिस एज इज़ इट्स बैकग्राउंड। रफली स्पीकिंग ये एज 1779 और 1832 के दरमियान पाई जाती है। बट देयर इज़ एन अदर हाइपोथेसिस, वो ये है कि ये एज 1785 और 1845 के दरमियान पाई जाती है। Anyways, if we talk about some of the important events which influence this age, we have Industrial Revolution, we have French Revolution, and we have American Revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, उसने इस एज को भी इन्फ्लुएंस किया है। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ, उसने भी इस एज को इन्फ्लुएंस किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि 1776 में हुआ, उसने भी इस एज यानी रोमांटिक एज को इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि इन तीनों रेवोल्यूशंस में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी आज़ादी, ह्यूमन आइडियल्स, ह्यूमनिज़म। सो वो चीज़ ही रोमांटिक एज का एसेंस थी। इस वजह से ये अस्यूम किया जाता है कि ये तीनों इवेंट्स रोमांटिक एज को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वेश्चन को कंसीडर कीजिएगा कि हमारा मकसद रोमांटिक एज को एज ऑफ पोइट्री साबित करना है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज फिगर्स which are considered to be the icons of this age. William Blake is there, William Wordsworth is there, P.B. Shelley is there, and one and only John Keats is there. As you know, romantic age की दो generations हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। इसी तरह इन चार पोइट्स में से पहले दो फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी दो सेकंड जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इस वीडियो में इन चार के मुताल्लिक ही तफसील से बात कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक एज में सिर्फ यही चार पोइट्स हैं, इनके अलावा भी कई बड़े बड़े पोइट्स हैं, इन विच एस.टी. कोलरिज इज़ देयर, इन विच रॉबर्ट साउथी इज़ देयर, लॉर्ड बायरन इज़ देयर, एंड ली हंट इज़ देयर। सो बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, हम इनसे प्ली ही ले सकते हैं। Alright, so the first great poet we are going to talk about is William Blake. He was one of the forerunners of Romanticism. He is known for his two books, Songs of Innocence and Songs of Experience. ये बुक्स लाइफ के दो अपोजिट ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ब्लेक के मुताबिक इनोसेंस की दो टाइप्स हैं, one is higher innocence and one is ordinary innocence. Ordinary innocence मतलब एक छोटे बच्चे की innocence, while the higher innocence means the refined innocence. मतलब जब इंसान इवल को एक्सपीरियंस भी कर ले लेकिन फिर भी उसकी तरफ राग़िब ना हो, that is higher innocence. Anyways, ब्लेक की पोएम्स में द डिवाइन इमेज, द चिमनी स्वीपर, ए पॉइजनस ट्री, द लिटिल ब्लैक बॉय और होली थर्सडे जैसी खूबसूरत पोएम्स शामिल हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इलेबोरेट पोएम है द डिवाइन इमेज, क्योंकि इसमें ब्लेक उन चार चीज़ों का जिक्र करता है विच आर कंसीडर्ड टू बी डिवाइन: मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। ब्लेक का यह ख्याल है कि जिस शख्स में ये चार चीज़ें होती हैं, ही इज़ अ डिवाइन फिगर। So this is all about William Blake. Now we will see William Wordsworth. Wordsworth का शुमार रोमांटिसिज्म के थ्योरिस्ट्स में होता है। उसने अपनी क्रिटिकल बुक लिरिकल बैलेड्स में इस चीज़ को थ्योराइज़ किया कि असल में रोमांटिक स्पिरिट क्या है और इसको कैसा होना चाहिए। इसी वजह से वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। Anyways, the Prelude is one of his finest works. It's a long poem. ये पोएम बेसिकली वर्ड्सवर्थ की सवाने उम्री है, यानी ऑटोबायोग्राफी है।
from the very first day of his birth to adulthood, and then from adulthood to his death. लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में हाईलाइट किया है। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे भी अच्छी खासी इम्पोर्टेंट और एक खूबसूरत पोएम समझी जाती है। ये पोएम उसके और उसकी सिस्टर डोरिथी के लव और इमोशनल अटैचमेंट की रिफ्लेक्शन है। आफ्टर वर्ड्सवर्थ वी हैव पी.बी. शेले। ही वॉज एन आइडियलिस्ट। वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स चाहता था। उसने आइडियल ऑफ फ्रीडम को अपनी पोइट्री में हाईलाइट किया है और इन सारी चीज़ों की बेस्ट रिफ्लेक्शन उसकी पोएम ओ टू द वेस्ट विंड में देखने को मिलती है। इस पोएम में उसने वेस्ट विंड को एज अ सेपरेट आइडेंटिटी लिया है और उसके ज़रिए आइडियल ऑफ फ्रीडम को रिफ्लेक्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोएम he wrote many other excellent poems like To a Skylark and The Cloud. The Cloud is in fact the autobiography of the clouds. शैले ये बयान करता है कि बादल कैसे बनते हैं, वो बारिश का मुअज्जब कैसे बनते हैं और उनसे लाइफ पर क्या असरात मुरतब होते हैं। So it's a kind of brief explanation of P.B. Shelley. Let's talk about John Keats. Keats was the most romantic of all romantics. उसको हेलेनिक भी कहा जाता है। हेलेनिक मीन्स ग्रीक, क्योंकि उसकी राइटिंग्स पे या पोइट्री पे ग्रीक आर्ट और ग्रीक लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सिमिलरली ही इज़ आल्सो नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी। उसने खूबसूरती को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया एंड रोट मैनी एक्सीलेंट पोएम्स। ओड टू अ नाइटिंगेल एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, ओड टू ऑटम है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है और एंडीमियन भी है। सो इफ वी टॉक अबाउट ओड टू अ नाइटिंगेल, it is one of the finest reflection of romantic poetry. And students, you should remember कि ये पोएम दुनिया की टॉप 10 पोएम्स में से एक है। अच्छा, कीट्स ने ये पोएम तब लिखी जब वो अपने दोस्त चार्ल्स ब्राउनी के गार्डन में खड़ा था। तब वो वहाँ नाइटिंगेल की आवाज़ सुनता है, वो उस आवाज़ में खो जाता है और फिर वो अपने आप को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में महसूस करता है। Meanwhile, he discusses all the miseries and all the difficulties and all the fortunes which he had experienced in his life. As you know, he was suffering from TB that time, so he imbued all those pains in this poem. और पोएम के आखिरी स्टैंजा तक वो दोबारा फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। So this is all about John Keats. If I can sum up, we discussed 4 icons of this age: William Blake, William Wordsworth, P.B. Shelley and John Keats. हमने उनकी लैंग्वेज, स्टाइल और पोएम्स को भी देखा। So now on the basis of this discussion, it can be said that romantic age is indeed an age of poetry. चूँकि रोमांटिक एज का सबसे बड़ा मकसद ह्यूमंस को आइडियलाइज करना और उनकी फ्रीडम पे बात करना था, so because this purpose has been met by these poets and their works, it is absolutely true that romantic poetry is indeed the best reflection of romantic age. चैनल का ख्याल रखिएगा। We'll see you with a new topic. Thanks for watching.